So good afternoon, everybody. Today, that is Monday, May 31st, 2021, and we are here for the class of Human Resource Management for Bachelor of Business Administration, 4th semester students, right? So in the last class, we have discussed the bargaining limits, right? Now, today we will be moving further and understanding collective bargaining in a little more detail, particularly in connection to the collective bargaining in India. What is the position of collective bargaining in India? ठीक है, तो अब हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में कलेक्टिव बार्गेनिंग की क्या पोजीशन है या भारत में कलेक्टिव बार्गेनिंग किस प्रकार से होती है। ठीक है ना। सबसे पहली चीज जो है समझने वाली है कि यूनियन, ट्रेड यूनियंस जो हैं, इनको ये इम्पोर्टेंस मिली भारत में 19वीं शताब्दी में। इससे पहले ना तो ट्रेड यूनियन होती थी, और छोटी मोटी ट्रेड यूनियन जो 18वीं सदी के लास्ट में बनी थी कुछ, उनमें कुछ दम नहीं था, और उन यूनियंस को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन भी नहीं मिला। वो छोटे छोटे पर्पसेस के लिए बनी थी, और वो पर्पस फुलफिल होने के बाद वो ट्रेड यूनियंस ऑलमोस्ट गायब सी हो गई। जैसे हम लोगों ने देखा था अर्ली 5 ट्रेड यूनियंस जो बनी थी, चाहे वो एंग्लो एंग्लो इंडियन रेलवे सर्वेंट्स वाला हो, चाहे वो बॉम्बे हैंड्स एसोसिएशन हो, वो छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए चली और उसके बाद फिर वो पिक्चर से गायब हो गई। तो 19वीं सदी में वर्कर्स को ट्रेड यूनियन का आइडिया आया। कुछ समझदार लोगों ने ट्रेड यूनियंस बाहर से मोटिवेट होके बनाई, और फिर ट्रेड यूनियन एक प्रॉपर शेप में आई, जिससे जो वर्कर्स के अधिकारों के लिए जिन्होंने लड़ना शुरू किया। तो जो सेंट्रल पोजीशन मिली, या जो जो पोजीशन मिली इनको, ठीक है, तो यूनियंस को सेंट्रल पोजीशन मिली 19वीं शताब्दी में आके केवल, राइट। मेरा ऑडियो मिल रहा है ना आपको? हेलो हेलो। यस सर। ऑल राइट। सो यूनियंस 19वीं सदी में सेंट्रल पोजीशन पे आई, और उन्होंने वर्कर्स के राइट्स के लिए फाइट करना शुरू किया। हम यहाँ पे थे, आगे चलते हैं। अब लीगल मशीनरीज जो थी वो सरकार ने कुछ बनाई, जिनके तहत डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाने लगा। ठीक है, लीगल मशीनरीज कुछ, जैसे हम इंडस्ट्रियल रिलेशन जब पढ़ा था तो लीगल मशीनरी के बारे में पढ़ा था। काउंसिलेशन, बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, फलाना फलाना। ठीक है, तो लीगल मशीनरी के तहत डिस्प्यूट्स को टेकअप किया जाने लगा, और लीगल मशीनरी के थ्रू डिस्प्यूट्स को सुलझाने की कोशिश की जाने लगी। क्योंकि लीगल मशीनरी जरूरी इसलिए हो गई क्योंकि लीगल मशीनरी के बाद फिर लोगों को एक पता है कि प्रोसीजर ये, इस प्रोसीजर से ही डिस्प्यूट सेटल किया जाएगा। वरना लोग अपनी मर्जी से प्रोसीजर बना के डिस्प्यूट सेटल कर लेते थे, उसमें पार्शियलिटी कर लेते थे। तो डिस्प्यूट सेटल करने का जब एक लीगल प्रोसीजर बन गया, तो वही लीगल प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाने लगा डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, और किसी प्रोसीजर को अहमियत नहीं दी जाती थी, सिर्फ लीगल प्रोसीजर को ही अहमियत दी जाती थी। अब उसमें कितना न्याय हो पाता था, कितना न्याय नहीं हो पाता था, वो एक अलग डिस्कशन का विषय है। ठीक है। भारत की आजादी के बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग ने अपने पैर पसारने शुरू किए। भारत की आजादी से पहले पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था। ब्रिटिश राज्य में वर्कर्स का सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही होता था, वर्कर्स के बारे में कोई सोच नहीं थी उनकी, क्योंकि वो तो हिंदुस्तानियों से ही, उनके मन में जरा सी हिंदुस्तानियों के लिए ही स्नेह भावना नहीं थी। तो हिंदुस्तानी वर्कर्स के प्रति स्नेह भावना कैसे हो सकती थी? वो तो उनके लिए सिर्फ एक महज कलपुर्जा थे, महज एक टूल और इक्विपमेंट थे, जिनको वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करते थे। तो इस वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित होता है, तब कलेक्टिव बार्गेनिंग को थोड़ी सी जगह मिली, और कलेक्टिव बार्गेनिंग ने अपने पैर पसारना, पैर जमाना शुरू किया भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। फैक्टर्स इनहिबिटिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग, ऐसे फैक्टर्स जो कलेक्टिव, जिनसे कलेक्टिव बार्गेनिंग का पता लगता है, या जो कलेक्टिव बार्गेनिंग को इनहिबिट करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयर्स रिलक्टेंसी। ठीक है, देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए कोई एम्प्लॉयर आगे बढ़ के नहीं आता है। कोई एम्प्लॉयर नहीं चाहता कि वर्कर्स आके उससे मोल भाव करें।
एम्प्लॉयर अपने आप को मालिक समझता है, वो ये मान के चलता है जो हमने कह दिया वो भगवान का हुक्म है, वो हुक्म इलाही है, सबको वो मानना ही मानना है। तो कोई एम्प्लॉयर आगे बढ़ के नहीं आता कि हाँ भाई आइए इन मुद्दों पे बातचीत करें। ये हर एम्प्लॉयर का ये होता है कि जब तक मोल भाव की नौबत ना आए तब तक अच्छा है। किसी भी तरह से प्रेशर डाल के, डरा के, धमका के, राजनीति करके वर्कर्स को पे दबाव डाल के वर्कर्स से अपनी बात मनवाते चले जाइए और वर्कर्स की बात ना सुनिए, क्योंकि एक बार वर्कर्स को हमने अगर बोलने का मौका दे दिया तो वर्कर्स बोलते रहेंगे और आगे तक हमें वर्कर्स की सुननी पड़ेगी। और हम जितना ज्यादा वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर लें उतना ज्यादा हमारा फायदा होता है। ठीक है, तो उनकी कोशिश यही रहती है ज्यादा ज्यादा कि वर्कर्स की ना सुनी जाए और वर्कर्स से बार्गेनिंग की नौबत ना ही ना आए, हम अपनी चीजें बना बना के सिर्फ वर्कर्स पे थोपते रहे। मगर ऐसे वक्त में ऐसे वक्त में जो है भाई जाहिर सी बात है लीगल प्रोटेक्शन मिल गए हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग को। तो सबसे पहला ये है कि एम्प्लॉयर्स जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और जहां तक हो सकता है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा एक फैक्टर है वीक यूनियंस। भाई कई बार होता क्या है, यूनियंस कमजोर होती हैं। यूनियन किस प्रकार से कमजोर होती है? कई प्रकार हैं जिस तरह से यूनियंस कमजोर हो जाती है। पहली बात तो ये, ज्यादातर वर्कर्स ने यूनियन ज्वाइन ही नहीं की तो यूनियन ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगी। दूसरा, यूनियन के जो लीडर हैं वो जाके मैनेजमेंट की चमचागिरी में लग गए हैं, मैनेजमेंट के साथ जा मिलके वर्कर्स से गद्दारी करते हैं। ऐसे सिचुएशन में यूनियंस वीक हो जाती हैं। यूनियन के लीडर यूनियन वर्कर्स का फायदा, यूनियन के मेंबर्स का फायदा ना सोच के अपना निजी फायदा सोचते हैं। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड यूनियंस वीक रह जाती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 3 4 5 ट्रेड यूनियंस बन जाती हैं, 3 3 4 4 ट्रेड यूनियंस हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है पावर बढ़ जाती है, तो ट्रेड यूनियन इस प्रकार भी वीक हो जाती है। तो वर्कर्स में आपस में ही जब एका नहीं होगा, आपस में ही एकता नहीं होगी वर्कर्स में, तो जाहिर सी बात है ट्रेड यूनियंस वीक होंगी। और जब ट्रेड यूनियन वीक होंगी तो क्या होगा, तो मैनेजमेंट हमेशा वीक ट्रेड यूनियंस का फायदा उठाएगा। ट्रेड यूनियन ही जब वीक होगी तो वर्कर्स के अधिकारों के लिए कौन लड़ेगा, और मैनेजमेंट अल्टीमेटली आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपको मैनेजमेंट की सुननी पड़ेगी। और जो मैनेजमेंट आपके साथ ज्यादती करेगा वो ज्यादती आपको झेलनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इन एप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भारत सरकार ने बना के दिया है उसमें कई लूप होल्स हैं, जिन लूप होल्स का फायदा मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से उठाना जानता है। मैनेजमेंट ने अच्छे अच्छे वकीलों को हायर करके रखती है जो उनको समझाते हैं कि साहब ये कानून है, लेकिन ये कानून बना तो है, लेकिन इस कानून से बचने का या इस कानून को कानूनी तौर से तोड़ने का रास्ता क्या है, वो उनको बताते हैं। वो उसी प्रकार से उस कानूनों का दुरुपयोग करते हैं और कानून में मौजूद लूप होल्स का फायदा उठाते हुए अपने वर्कर्स का, अपने लेबर का, अपने श्रमिकों का खूब शोषण करते हैं। ठीक है, यही इनएप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की वजह से कई कई बार वर्कर्स के साथ इंसाफ पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। जरूरत यह है कि इन लूप होल्स को हम समझें और इन लूप होल्स को कवर अप करें ताकि वर्कर्स को के लिए जो हमने लेबर लॉज बनाए हुए हैं उन लेबर लॉज को पूरी तरह से लागू किया जा सके और हमारे वर्कर्स के साथ पूरी तरह से हम न्याय कर सकें। वर्कर्स के साथ जो भी हम जो न्याय संगत बात हो, जो न्याय संगत एक्शन हो वो कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया इन एप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। ठीक है, फर्दर अगर हम आ जाते हैं, ये बात करते हैं कंडीशंस एसेंशियल्स फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। ऐसे क्या हालात हैं जो जरूरी हैं होना एक अच्छी कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए कौन से ऐसे हालात हैं जिनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन हालातों के बिना कलेक्टिव बार्गेनिंग सही से नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी कंडीशंस जिनके तहत कलेक्टिव बार्गेनिंग पूर्णता अच्छी तरीके से हो पाएगी, वो क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले है यूनिनिमिटी अमंग वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं, वर्कमैन हैं, उनके बीच में एक 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 एकता होनी चाहिए।
अगर आप में एकता नहीं है, आप बटे हुए हैं, तो आप क्या बार्गेन करेंगे, क्या लड़ेंगे अपने हितों के लिए, क्या अपने हितों की रक्षा करेंगे? अकेला आदमी अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकता। अपने हितों की रक्षा करने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। बचपन से हमें सिखाया जाता है एकता में बल है। अंग्रेजी की क्लास में, हिंदी की क्लास में हमें ऐसे लिखाया जाता है एकता में बल है। अंग्रेजी में लिखाया जाता है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक रहेंगे तो देश एक रहेगा, एक रहेंगे तो समाज एक रहेगा। लेकिन कहाँ है एकता? हर आदमी सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के बारे में सोचता है और अलग अलग बटा रहता है। यही चीज ट्रेड यूनियंस में है कि वर्कर्स अपने निजी स्वार्थों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लीडर्स अपने निजी स्वार्थों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जो मजबूत पोजीशन में लोग होते हैं वो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में ना कि बराबर सोचते हैं। इस वजह से वो बटे रहते हैं और उनके इस बटे रहने का फायदा हमेशा बाहर वाला उठाता है। बचपन में कहानी सुनते थे बंदर और बिल्लियों की, कि दो बिल्लियां लड़ रही थी एक रोटी के लिए। दोनों बिल्लियों में लड़ाई हो रही थी, कौन कितनी रोटी लेगा। बंदर आया, बंदर ने कहा लाओ मैं तुम्हारा इंसाफ करता हूँ। उसने रोटी के दो टुकड़े किए, एक छोटा था एक बड़ा था। तो दोनों बिल्लियां कहने लगी हम बड़ा लेंगे कि ये वाला टुकड़ा लेंगे, दोनों उस पे लड़ने लगी। तो बंदर आधा टुकड़ा जो था, उस जो बड़ा टुकड़ा था उससे एक छोटा टुकड़ा तोड़ के खा गया। क्या चलो अब बराबर हो गया। तो जो पहले छोटा था वो बड़ा रह गया, जो बड़ा वाला था वो छोटा रह गया। ऐसे करते करते बंदर पूरी रोटी खा गया और दोनों बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। ठीक है। तो ये तो ऐसी सिचुएशन होती है डिवाइडेड रहने पे, कि दूसरा आदमी हमेशा फायदा उठाता है। वैसे ही कलेक्टिव बार्गेनिंग में ये होता है, अगर आप बटे रहेंगे तो आप ढंग से नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, और ढंग से नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे तो मैनेजमेंट हमेशा उसका अनड्यू एडवांटेज लेगी ही लेगी। ठीक है। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है। ठीक है। दोनों पार्टीज की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपनी अपनी वीकनेसेस होती हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के दौरान ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और दूसरी पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है और दूसरी पार्टी की वीकनेस क्या है। आप अपनी स्ट्रेंथ को समझेंगे तभी अपनी स्ट्रेंथ को आप अच्छी तरह इस्तेमाल करके कलेक्टिव बार्गेनिंग में उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, ताकि आप कलेक्टिव बार्गेनिंग में अपने आप को अपना अपना ज्यादा बात मनवा सकें। और आप दूसरे की वीकनेसेस समझेंगे, आप दूसरे की स्ट्रेंथ समझेंगे, तो आपको ये पता रहेगा कि आप जब दूसरे की स्ट्रेंथ समझेंगे तो आपको इस चीज का आइडिया रहेगा कि उनकी ताकत, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और उनकी स्ट्रेंथ से आपको किस तरह से डील करना है। आपको अपनी वीकनेसेस का पता होगा, तो आपको ये आसानी से पता होगा कि आपकी कौन सी चीजें वीक हैं जिन पे दूसरी पार्टी दबाव डाल सकती है, और उन वीकनेसेस से कैसे उभरना है। दूसरे की वीकनेसेस का आपको पता होगा, आप असेस कर पाएंगे, तो आप आराम से ये समझ पाएंगे कि दूसरे की वीकनेसेस का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात आपको कैसे मनवानी है। ठीक है। नेक्स्ट इसी में है पॉजिटिव एटीट्यूड। जो भी आप देखिए नेगोशिएशन के लिए जाए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाए। अगर आप हर काम को अच्छी तरह और सक्सेसफुली करने के लिए जरूरी ये है कि आप उस काम के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। अगर उस काम के प्रति आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो वो काम कभी भी अच्छे ढंग से नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी ये है कि आपका जो भी आप काम करने जाए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के तहत करें, तभी काम आप वो इफेक्टिवली कर पाएंगे और अच्छी तरीके से वो काम कर पाएंगे। दूसरी है विलिंग टू मेक सम सैक्रिफाइसेस। जब आप नेगोशिएट करते हैं जब आप दूसरी पार्टी से, तो नेगोशिएशन का मतलब ये होता है कुछ बात आपकी मानी जाए, कुछ बात दूसरे आदमी की मानी जाए। तो नेगोशिएशन में ये जरूरी है कि आप कुछ सेक्रीफाइस आप करें, कुछ सेक्रीफाइस दूसरी पार्टी करे, यानी कि कुछ बात आप माने, कुछ बात दूसरी पार्टी माने। जब ऐसी सिचुएशन होगी तभी नेगोशिएशन आगे बढ़ पाएगा, और आप किसी एक ऐसे एग्रीमेंट तक पहुंच पाएंगे जिससे आप भी इत्तेफाक रखते हो और दूसरी पार्टी भी एग्री करती हो। इसीलिए इसको एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयर टू एग्रीमेंट दी प्रीवियसली एग्रीड थिंग स्ट्रिक्टली। जो आप लोगों ने मिलजुल के डिस्कशन के दौरान, नेगोशिएशन के दौरान मिलजुल के जिस फैसले पे आप पहुंचे हैं उस फैसले को लागू करें पूरी तरह से। ऐसा ना हो कि आप फैसला कर आए फिर उसको लागू करने में आप जो है आनाकानी करें। तो आपके लिए जरूरी है कि जो भी फैसले आप निकल लिए उन फैसलों को लागू करने के लिए आप दोनों पार्टी एकदम
जिसको कह लीजिए दृढ़ निश्चय कर लें कि जो फैसला हमने कर लिया कलेक्टिव बार्गेनिंग के तहत, उस फैसले को दोनों पार्टी अपने अपने समूहों में, अपने अपने ग्रुप्स पे लागू करेंगे, ताकि फैसला लागू हो सके और बात आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो आपको रिप्रेजेंट करती है, जैसे ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स और मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम को नजरअंदाज ना करें। एक दूसरे की प्रॉब्लम नजरअंदाज करके आप किसी हल पे नहीं पहुंच सकते। किसी भी हल पे पहुंचने के लिए, किसी भी एग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए, किसी भी समझौते पे पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे की परेशानी को समझने की कोशिश करें। जब आप एक दूसरे की परेशानी को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप उस समस्या की जड़ तक पहुंच सकेंगे, और जब आप समस्या की जड़ तक पहुंच सकेंगे, तभी आप उस समस्या का हल कर सकेंगे। कोई भी समस्या का हल जब ही हो सकता है जब उस समस्या को आप समझ लें। ठीक है, जरूरी नहीं है आप ही को प्रॉब्लम हो, दूसरी पार्टी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको भी बोलने का मौका दीजिए, उसी की भी बात समझने की कोशिश कीजिए, और फिर उन बातों पे विचार विमर्श कीजिए। और विचार विमर्श ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्टिव हो। ठीक है, जिससे कुछ ऐसा नतीजा निकल के आए, ऐसा ऐसी बात निकल के आए जिससे आप दोनों के बीच का विवाद खत्म हो सके और आपका काम आसानी के साथ आगे बढ़ सके। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ वेजेस और मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं करनी है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। जरूरत है तो वेजेस एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में बिल्कुल डिस्कस कीजिए, होना भी चाहिए डिस्कशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग है ही ऐसे मुद्दों के लिए। लेकिन ये नहीं है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में सिर्फ आप मॉनेटरी डिस्कशंस करेंगे या सिर्फ वेजेस के बारे में बात करनी है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे, और किसी समस्या की बात कलेक्टिव बार्गेनिंग में नहीं होगी, या और कोई समस्या है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग आप करेंगे ही नहीं। जब आपको तनख्वाह बढ़वानी है, या आपको और किसी मॉनेटरी बेनिफिट का बात आ गई है, तो आप कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए आके खड़े होगे कि हाँ जी हम कलेक्टिव बार्गेनिंग करने आए। ऐसा नहीं होता है। हर वो मुद्दा जो आपके और मैनेजमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उस पे कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए, ताकि आप दोनों एक दूसरे का पार्ट समझ सकें और अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकें, अपनी समस्याओं का निदान कर सकें, अपनी समस्याओं को एक प्रॉपर सोल्यूशन देके उन समस्याओं को समाप्त कर सकें। ठीक है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे जो नेगोशिएशन में, कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, दोनों पार्टी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, जब तक आप एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे तब तक आप अच्छी तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। भाई आप दूसरी पार्टी के प्रति सम्मान पूर्वक रहिए, दूसरी पार्टी आपके प्रति सम्मान पूर्वक रहे, तभी आप कलेक्टिव बार्गेनिंग अच्छे से कर पाएंगे, वरना अच्छे से आप कलेक्टिव बार्गेनिंग को अंजाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कैरी आउट नेगोशिएशन फ्री फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। नेगोशिएशन के दौरान कोई भी ज्यादती मत कीजिए, नेगोशिएशन के दौरान कोई भी गलत तौर तरीका ना अपनाइए। ठीक है, उससे क्या होगा, गलत तौर तरीका ऐसा तो है नहीं, सामने वाला समझेगा नहीं, सामने वाला समझेगा, और अल्टीमेटली आपकी जो गुडविल रेपुटेशन बिल्ड हुई है उससे वो पूरी टार्निश हो जाएगी। सही तरीकों के साथ नेगोशिएशन कीजिए। नेगोशिएशन का मतलब ही है कि आप एक समझौते पे पहुंचे। अगर आप गलत तौर तरीके इस्तेमाल करेंगे तो समझौते पे नहीं पहुंच पाएंगे। आप वक्ती तौर से उनको बेवकूफ बना सकते हैं दूसरी पार्टी को, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें समझदार लोग नहीं, उनमें भी समझदार लोग हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा कि आपका इंटेंशन, आपका उद्देश्य क्या है। तो नैतिकता के आधार पे आप चीजों को करिए। ठीक है, नेगोशिएशन को अनफेयर प्रैक्टिसेस के साथ करिए। ठीक है, अनबायस रखिए नेगोशिएशन को, और नेगोशिएशन को में जितना हो सके ट्रांसपेरेंट वे में ढंग से कीजिए, ताकि एक ऐसा समझौते तक आप पहुंचे, एक ऐसे एग्रीमेंट तक आप पहुंचे जो आप आसानी के साथ लागू कर सके और जो आगे तक लागू रहे। हर दिन अगर आप बैठ के कलेक्टिव बार्गेनिंग करने लगेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा आपको काम करने का। काम कब आप करेंगे अगर हर दिन आप कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे तो। ठीक है, रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969। नेशनल कमीशन ऑफ लेबर 1969 ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, उनको भी देखे लेते हैं इसी कंटेक्स्ट में। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग को मजबूत करने के लिए दोनों पार्टीज नेगोशिएशन करें ऐसे एटमॉस्फेयर में
जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ हो, ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, जिसमें वो एक दूसरे पे विश्वास कर सकें, जिसमें वो एक दूसरे पे विश्वास रख सकें। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए। दोनों पार्टीज आपस में बात करें और गवर्नमेंट का जहां तक हो सके यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, या अगर है तो इतना ही होना चाहिए जितने की जरूरत है, जरूरत से ज्यादा गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व ना हो, जरूरत से ज्यादा गवर्नमेंट उसमें टांग ना अड़ाए, जितना डिजायर्ड है उससे ज्यादा गवर्नमेंट टांग ना अड़ाए, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियंस को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेड यूनियन मजबूत होगी तो वर्कर साइड मजबूत होगी, वर्कर साइड मजबूत होगी तो कलेक्टिव बार्गेनिंग और अच्छे से होगा। ये रिकमेंडेशन है नेशनल कमीशन का। ठीक है, नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट लीगल प्रोविजन गवर्निंग कंपल्सरी रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन। ठीक है, अप्रोप्रिएट प्रोविजंस इंप्लीमेंट होने चाहिए जो सरकार ने बनाए हैं लेबर लॉज में, कि साहब यूनियन को मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज करे और मैनेजमेंट बाध्य है यूनियन से नेगोशिएट कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए। ऐसा नहीं है कि यूनियन कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए खड़े हो, मैनेजमेंट कहते हैं हम तो नहीं कर रहे, जाओ जाओ जी हम नहीं करते आपसे बार्गेनिंग। नहीं, यूनियन अगर प्राइमरी यूनियन है या आपका जितने यूनियन के टाइप मैंने आपको पढ़ाए थे, प्राइमरी यूनियन है, रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है या क्वालिफाइड यूनियन है, तीनों में से कोई भी यूनियन अगर बात करने के लिए आ रही है तो आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कानूनन वो यूनियन रजिस्टर्ड है और उन यूनियन को आपको मान्यता देनी ही देनी पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रही है यूनियन या मैनेजमेंट, तो उसको पिनलाइज करना चाहिए, उसको दंडित करना चाहिए कानून व्यवस्था को, ताकि ना मैनेजमेंट ना वर्कर किसी भी प्रकार की कोई अनफेयर प्रैक्टिस एडॉप्ट ना करे। ठीक है, फर्दर बार्गेनिंग जो है इन गुड फेथ होनी चाहिए, जो बार्गेनिंग हो रही है वो इन गुड फेथ होनी चाहिए, दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ गुड फेथ में बार्गेनिंग करें, एक दूसरे पे विश्वास रखते हुए नेगोशिएशन करें, ताकि नेगोशिएशन किसी नतीजे पर पहुंच सके। ठीक है, और उसकी कलेक्टिव एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी लीगल वैलिडिटी हो, ऐसा एग्रीमेंट करें जो लीगली वैलिड हो। ठीक है, ऐसा नहीं सादे कागज पे एग्रीमेंट कर लिया, जो प्रॉपर एग्रीमेंट का तरीका है उस तरह से एग्रीमेंट हो, ताकि उस एग्रीमेंट को आप कोर्ट में भी चैलेंज कर सकें अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, यहां पे वर्कर्स 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 को आप एजुकेट भी करिए एज अ ट्रेड यूनियन ऑफिस बियरर्स या एज अ मैनेजमेंट पर्सनल्स, कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग की अहमियत को समझे। कलेक्टिव बार्गेनिंग सिर्फ एक जाके साथ चाय पानी पीना का नाम नहीं है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, एक यूनियन एक प्लांट, एक यूनियन एक प्लांट, ऐसा होना चाहिए। एक प्लांट में एक ही यूनियन होनी चाहिए, दो दो तीन तीन यूनियन नहीं होनी चाहिए, तभी यूनियन मजबूत रहेगी। ये नेशनल कमीशन के रिकमेंडेशन है सारे। ठीक है, एक प्लांट में अगर तीन यूनियन होगी तो ऑब्वियसली यूनियंस कमजोर रहेंगी, एक प्लांट में अगर एक ही यूनियन होगी तो यूनियन की पोजीशन भी मजबूत रहेगी और मैनेजमेंट की नजर में भी यूनियन की वैल्यू बनी रहेगी। ठीक है, एनकरेजिंग बाय पार्टाइट encouraging bipartite consultation and negotiation, bipartite consultations and negotiations को एनकरेजमेंट देना चाहिए, ये भी नेशनल कमीशन की रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो इसके साथ आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक खत्म होता है।